देखो लास्ट क्लास हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 चालू किए थे, बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। इसमें से हम लोग स्टार्टिंग का ये टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है, कोई भी इंसान अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ह्यूमन एक्टिविटी करता है, या तो वो पैसा के लिए करता होगा, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, या तो वो अपने कोई मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करता होगा, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, किसी गरीब आदमी का मदद कर दिए, तो वहाँ कोई पैसा कमाना मकसद नहीं है, वो सब क्या कहलाता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर हम लोग आगे चल करके पढ़े थे 3 कैटेगरी में, बिजनेस, प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वही हम लोग डिस्कस किए थे, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जहाँ पर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं, मतलब गुड्स बना करके बेचते होंगे, चाहे गुड्स को खरीद करके बेचते होंगे रेगुलर बेसिस पर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग याद किए थे, एक कीवर्ड बना करके, प्योर डीपीएस, पी से प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यू से अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। देखो बिजनेस में ना रिटर्न कितना मिलेगा वो फिक्स नहीं होता है, जैसे जॉब में तो क्या होता है तुमको पता है हर महीना इतना सैलरी मिलेगा, बट बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा ये कंफर्म नहीं है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो जो रिटर्न है, जो प्रॉफिट है, वो क्या है, अनसर्टेन है। आर से क्या है, रिस्क भी होता है बिजनेस के अंदर में, बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारा चांसेस है कि लॉस भी हो जाए, जैसे मान लीजिए वर्कर अगर स्ट्राइक कर दिए 1 महीने के लिए तो तुम्हारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, ठीक है। मार्केट में जो तुम प्रोडक्ट बना करके बेच रहे हो, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, मार्केट में डिमांड कम हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो लॉस होने का जो चांसेस है। मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी डिजास्टर हो गया, तो तुम्हारे बिजनेस को लॉस हो सकता है, रिस्क है। ई से क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज बिजनेस तो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डी से हम लोग याद किए थे, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस, हम लोग कोई भी काम जो रेगुलर बेसिस पर करते हैं उसी को बिजनेस बोलेंगे। अगर तुम एक कोई सिंगल ट्रांजेक्शन करोगे तो वो बिजनेस नहीं होता है। उसके बाद पी से क्या था, प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस किस लिए किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। एंड एस से क्या था, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑब्वियसली हम लोग जो माल खरीद करके ला रहे हैं, चाहे माल बना रहे हैं, वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए नहीं बना रहे, मार्केट में बेचने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका, बिजनेस का, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे नेक्स्ट, वो क्या था, प्रोफेशन। ये क्या होता है, प्रोफेशन कोई ऐसा काम जहां पर हमको स्पेशल नॉलेज, स्किल का रिक्वायरमेंट होता है सर्विस देने के लिए, तो इसके लिए तो हम लोग को प्रॉपर डिग्री क्वालिफिकेशन भी लेना पड़ता है, जैसे अगर कोई सीए है, ठीक है, या कोई डॉक्टर है, या कोई लॉयर है, ये 3 मेन प्रोफेशन के बारे में हम लोग बात किए थे। तो यहाँ पर हम लोग को हाई लेवल का नॉलेज चाहिए होता है, स्किल चाहिए होता है, इसका भी हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद एक पढ़े थे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ तुम दूसरे के अंदर में रह करके काम करते हो और बदले में क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। फिर इसका भी हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे। अच्छा, अभी जो तीनों चीज़ हम लोग पढ़े थे ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, अभी रिपीट होने वाला है इसके अंदर में, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो अब ये डिस्कस करते हैं, तुम्हारा पिछले का सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो डायरेक्टली 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा चलो हम तुमसे कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, तुम आंसर देते जाना खुद से। बताओ बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या कोई डिग्री लेना पड़ेगा, एक चौथी फेल बंदा भी जिसको दिमाग है वो क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो बिजनेस करने के लिए तो बस मूड बनना चाहिए, मेरा अगर मूड बन गया कि हमको ये काम करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। बट प्रोफेशन बताओ, तुम कल को दिन अपना कोई एक ऑफिस खोलना चाहते हो, सीए का ऑफिस खोलना चाहते हो, या तुम डॉक्टर वाला वो काम करना चाहते हो, अपना क्लिनिक खोलना चाहते हो, तो बताओ कोई भी कर सकता है क्या, नहीं। उसके लिए तो प्रॉपर एग्जाम पास करना पड़ेगा, डिग्री एक्वायर करना पड़ेगा, और जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसका हम लोग को मेंबर बन करके वहाँ से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई सीए वाला काम करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सीए का एग्जाम पास करके आईसीआई का मेंबर बनना पड़ेगा, और हम लोग को सीओपी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए। अब जो लॉयर है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ना पड़ेगा, जो डॉक्टर है उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है, ये तो दूसरे के यहाँ, तुम जिसके यहाँ काम करना चाहते हो वहाँ पर अप्लाई करोगे, वो तुमको फिर क्या देगा, अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा, तुम्हारे और कंपनी के बीच में क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सर्विस एग्रीमेंट बनेगा, तब स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा बताओ, रिस्क किस में ज़्यादा होगा, बिजनेस में या प्रोफेशन में या एम्प्लॉयमेंट में, सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होगा, बिजनेस में। प्रोफेशन में कंपैरेटिव कम, बिकॉज इतना बड़ा जब तुम क्वालिफिकेशन ले चुके हो सीए का, डॉक्टर का या लॉयर का, तो उतना रिस्क नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस में रिस्क सबसे ज़्यादा है, प्रोफेशन में कम, एम्प्लॉयमेंट में तो सबसे कम है, क्योंकि एक बार नौकरी हो गया उसके बाद तो तुमको कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद तो तुमको हर महीना क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, चाहे काम ज़्यादा करो कम करो, तुम्हारा तो महीना फिक्स। इसलिए लोग सरकारी नौकरी का ज़्यादा तैयारी करते हैं, बिकॉज एक बार पता सरकारी जॉब लग गया फिर कोई टेंशन नहीं है, लाइफ सेट है, ठीक है। अच्छा बताओ, नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है बिजनेस में, बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन सेल वगैरह करते हैं, और प्रोफेशन में तो हम लोग प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में तो जैसा बॉस काम बोलेगा वैसा हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। रिवार्ड क्या मिलता है बिजनेस में, बिजनेस में रिवार्ड प्रॉफिट, बिजनेस का रिवार्ड क्या है, प्रॉफिट। प्रोफेशन का फीस, प्रोफेशनल फीस, डॉक्टर लॉयर क्या लेता है, फीस, और एम्प्लॉयमेंट का
सैलरी और वेजेस। आ रहे समझ में? बस यही चीज़ लिख करके आना है डिफरेंस के अंदर में। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जैसे बिजनेस के अंदर में तुम कैसे बिहेव करोगे, तुम्हारे ऊपर क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है? नहीं, बिजनेसमैन जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है वैसा कोई खास। प्रोफेशन में तो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर है, लॉयर है, चाहे सीए, इनका क्या बना हुआ है? हम लोग का जैसे हमारे ऊपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का क्या बना हुआ है? कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। अगर उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इंप्लॉयमेंट का तो कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयर ही डिसाइड करेगा, तुम जहाँ नौकरी कर रहे हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। चले आगे। चलो देखो फटाफट से, जो बोले वही चीज लिखा हुआ है। एग्जाम में आएगा ना तो कुछ बेसिस पर क्लासिफाई कर देना। बताओ, पहला बेसिस है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट या मोड ऑफ कमेंसमेंट। बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश होता है या बिजनेस कैसे कमेंस होता है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? जो एंटरप्रीनियर जो है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके डिसीजन पर, एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। मतलब बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, एक चौथी फेल बंदा भी बिजनेस कर सकता है, बस इंटरप्रीनियर का डिसीजन है कि हमको बिजनेस करना है, बिजनेस कर सकता है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर तुम शराब का लीकर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कहीं कहीं पर क्या लेना पड़ेगा, कुछ रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। अदरवाइज बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, कोई तुम्हारा क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। बिजनेस करने के लिए और देश का पीएम बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, है ना। देश को चलाने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अच्छा, बता प्रोफेशन के लिए, इट कमेंसेज ऑन गेटिंग मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जैसे सीए है तो उसको आईसीआई का मेंबर बनना पड़ेगा और वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। देखना इसके आगे, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होता है? इट कमेंसेज ऑन गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। सबसे पहले क्या मिलेगा? अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। एंड इंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट, मतलब तुम्हारा और बॉस के बीच में क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसमें तुम्हारा कितना सैलरी तुमको मिलेगा, तुमको कब ऑफिस जाना है, तुम्हारा छुट्टी कब होगा, सारा टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ठीक है। ठीक है, तो बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? सिंपल ये वर्ड लिखना, क्या? इंटरप्रीनियर के डिसीजन से। इसमें तुमको मेंबरशिप लेना पड़ेगा उस प्रोफेशनल बॉडी का और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या लेना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा। अच्छा, कैसा काम करोगे? नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस में हम लोग बेसिकली किस चीज़ में डील करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, प्रोफेशन में भी तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ देखो, कुछ सर्विस को छोड़ करके बाकी सर्विस बिजनेस में आएगा। जैसे सीए वाला, डॉक्टर वाला और लॉयर वाला, ये तीन, मेडिकल, लीगल, ये सब सर्विस को छोड़ करके बाकी जो जनरल सर्विस है वो सब सर्विस किस में आएगा? बिजनेस में आएगा। तो बिजनेस में भी गुड्स एंड सर्विस में डील करते हैं। प्रोफेशन में इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, मतलब यहाँ पर कोई ऐसे नॉर्मल सर्विस नहीं है, पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस है। तो मेडिकल सर्विस हो गया, है ना, लीगल सर्विस हो गया, ये सब हो गया। एम्प्लॉयमेंट में क्या काम करेंगे? जो मेरा एम्प्लॉयर बोलेगा वैसा करेंगे। इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ द सर्विस। क्वालिफिकेशन कितना चाहिए बिजनेस करने के लिए? कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन। इट रिक्वायर एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग, लेकिन प्रोफेशन के लिए तो तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, मतलब प्रॉपर क्वालिफिकेशन, डिग्री वगैरह चाहिए। तुम अपना ओन वर्ड में भी लिख सकते हो, क्या चाहिए? प्रॉपर डिग्री चाहिए, प्रॉपर एग्जाम पास करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम इस लाइन में आ सकते हो। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के लिए इट रिक्वायर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द, इसमें तो एम्प्लॉयर बताएगा कि तुम्हारा कितना क्वालिफिकेशन। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ सबसे पहले भी लिख देता है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पता है? 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लस बीएड, साफ साफ लिखा हुआ है 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लस बीएड। अब अगर मेरे पास बीएड ही नहीं है तो मैं स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहता है, ठीक है। रिवार्ड क्या मिलेगा? बिजनेस में जो मेहनत कर रहे हो बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट। इसका रिवार्ड क्या है? प्रॉफिट। इसमें क्या है? फीस, प्रोफेशनल फीस बोलोगे, और इसमें रिवार्ड क्या है? सैलरी ऑब्लिक वेजेस। सैलरी ऑब्लिक वेजेस, जैसे जो अनस्किल्ड वर्कर है वो क्या लेगा? वेजेस। जो स्किल्ड वर्कर है वो क्या लेगा? सैलरी। सैलरी वेजेस। बताओ, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, ज़्यादा कि कम? सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस में चाहिए? बिजनेस में चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हेवी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगाना पड़ेगा, तो उसमें सेटअप ज़्यादा चाहिए, तो उसमें खर्चा ज़्यादा है, तो हम लोग को कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा बिजनेस के केस में। इट रिक्वायर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। प्रोफेशनल में, प्रोफेशन के केस में एज कम्पेयर टू बिजनेस थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब देखो, एक सीए है, वो एक नॉर्मल सा ऑफिस खोल करके बैठ जाएगा, एक कंप्यूटर ले लिया, एक प्रिंटर रख लिया, काम हो गया। बाकी तो नॉलेज उसका कहाँ है? दिमाग के अंदर है। तो इसमें कोई ज़्यादा हैवी प्लांट एंड मशीनरी का तो जरूरत नहीं है। तो एज कम्पेयर टू बिजनेस अगर देखा जाए तो प्रोफेशन के केस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम है। सो इट रिक्वायर्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट के केस में, नौकरी के केस में तो तुमको कैपिटल इन्वेस्ट करना नहीं है। तुम जहाँ जॉब करने जाओगे सारा सेटअप किसका है? उसका है। सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ रहा है? तो
अगर कोई डाउट होगा तुरंत मेरे को पूछोगे, क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना है, मतलब चुप थोड़े बैठे रहना कि हम बस यहाँ पर आए और ज्ञान दे दिए और तुम चुपचाप को सुन लेना। तुमको समझाया जा रहा है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना होगा कि सर ये मतलब समझ में नहीं आया। बोलो, रिस्क किस में ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली बिजनेस में ज़्यादा होगा। तुमको ये एज इट इज़ नहीं रटना है, हम जो तुमको समझा रहे हैं तुम ओन वर्ड में लिख करके आओगे। कितना इंग्लिश याद करोगे? बोलो, इट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क एज प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। प्रॉफिट एक तो अनसर्टेन है, कितना होगा नहीं होगा ये भी कोई फिक्स नहीं है, कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी हो सकता है ना। किसी ईयर प्रॉफिट हो गया, किसी ईयर लॉस हो गया। इट इन्वॉल्व्स मॉडरेट रिस्क एज फी इज जनरली रेगुलर एंड अनसर्टेन। प्रोफेशन के केस में देखो उतना रिस्क नहीं है। आपसे कोई सिंपल सा बात है, जब तुम इतना बड़ा क्वालिफिकेशन लेकर के बैठे हो तो उतना फिर तुमको टेंशन नहीं होगा, उतना तो तुम मिनिमम क्लाइंट अरेंज कर ही लोगे कि तुम उतना फीस कमा लोगे। अब डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, ये लोग कोई बेरोजगार थोड़े बैठेगा, इनका तो काम चलेगा ही चलेगा। इंप्लॉयमेंट में तो कोई रिस्क ही नहीं, क्यों? एक बार नौकरी हो गया उसके बाद हर महीना तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आएगा, चाहे काम कम करो ज़्यादा करो उतना कोई दिक्कत नहीं है। इट डज नॉट इन्वॉल्व रिस्क एज एम्प्लॉय गेट्स फिक्स्ड एंड रेगुलर पे। तो सबसे ज़्यादा रिस्क बिजनेस में, उससे कंपेरेटिवली कम प्रोफेशन में। और एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क है नहीं, बिकॉज एक बार नौकरी फिक्स उसके बाद लाइफ सेट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसका एक शॉप है, ठीक है। अब मान लीजिए वो जो पर्सन है वो रिटायर करना चाहता है, उसका कितना एज हो गया? 60 ईयर्स हो गया, तो कितना काम करेगा? तो उसका फिर दुकान कौन संभाल लेगा? बेटा संभाल लेगा। तो ऐसा ही होता है फैमिली बिजनेस में, ऐसा ही होता है। अब आपका दुकान है, अब आप थक गया, कितना काम करेगा? तो दुकान कौन चला लिया? बेटा चला लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के केस में ऐसा हो सकता है क्या? अगर एक डॉक्टर है, अब वो रिटायर करना चाहता है तो बोलेगा कल से मेरा बेटा ऑपरेशन करेगा। अरे तो उसका बेटा भी डॉक्टर पहले तो होना चाहिए, नहीं तो क्या तुम्हारे बदले कैसे कर सकता है? तो तुम अपना बिजनेस ऐसे ट्रांसफ़र, मतलब काम अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, है ना। तो बिजनेस के केस में तो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब बिजनेस ट्रांसफर हो सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए मेरा रेस्टोरेंट है, कल को दिन हम किसी दूसरे को दे दिए चलाने के लिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज वहाँ तो हम स्पेशलाइज सर्विस दे रहे हैं। मेरे पास नॉलेज है ना, उस सर्विस को देने का एक्सपर्ट नॉलेज किसके पास है? मेरे पास है। जो सीए है, जो डॉक्टर है, लॉयर है, उसी को सर्विस देना है ना। वो अपने बदले किसी दूसरे को तो नहीं बोल सकता कि कल से ये तुमको सर्विस दे देगा, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं, कल को दिन हम क्या बोलेंगे? हम कल से नहीं आएंगे, मेरे बदले मेरा फ्रेंड आएगा। क्या कंपनी रखेगी? क्या नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट में भी तुम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बिजनेस में कर सकते हो, प्रोफेशन में भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। बोलो, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट विथ सम फॉर्मेलिटी। अब जैसे किसी को बिजनेस ट्रांसफर करना है तो कुछ लीगल पेपर वर्क वगैरह होगा, अदरवाइज ट्रांसफर तो कर सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। ये तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं। क्या हम अपना सीए का डिग्री किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या मेरे बदले कोई, हम बोले हम सीए पास कर ली एग्जाम, हम बोलेंगे कल से तुम सीए बन जाओ मेरे बदले? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सीए का डिग्री बेच दिए? ये तो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। जॉब में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम जॉब कर रहे हैं, मेरे बदले कल को दिन कोई दूसरा पर्सन जॉब करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा? तुम्हारा बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा? तुमको कैसे बर्ताव करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे क्लाइंट के साथ डील करना है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस में तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। जैसे मर्जी वैसे काम करो, कोई देखने वाला नहीं है। प्रोफेशन के केस में तो तुम प्रोफेशनल हो तो अपने मर्यादा में रह करके काम करोगे, उस प्रोफेशन के डिग्निटी को मेंटेन करना होगा। और हम लोग का जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो इनके द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उनको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम डॉक्टर के बारे में बताए थे ना, डॉक्टर का धर्म क्या है? कोई भी उसके पास आए पेशेंट, चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, उसको तो उसको सर्विस देना पड़ेगा। लॉयर का क्या जिम्मेदारी है कि उसको अपने क्लाइंट को न्याय दिलाना है। अब भले उसका क्लाइंट चोर ही क्यों ना हो, लॉयर को तो पता है कि मेरा क्लाइंट क्या है, चोर है, लेकिन लॉयर का तो धर्म ही यही कहता है कि अपने क्लाइंट को क्या करना है? डिफेंड करना है। तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में तो कोड ऑफ कंडक्ट कौन डिसाइड करेगा? तुम जिस जगह नौकरी कर रहे हो वही बताएगा कि कैसे तुमको बिहेव करना है। नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर हैव टू बी फॉलोड, ठीक है। इसलिए तुम कहीं नौकरी करने जाते हो तो पहले 1 हफ्ते का या 1 महीने का कुछ ट्रेनिंग वगैरह होता है, वहाँ पर तुमको गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है कि कैसे तुमको डील करना है। अब जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर में, 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर में जो मान लीजिए वेटर वगैरह लोग हो गए, जो भी वहाँ पर हाउसकीपिंग वाले हो गए, उनको कैसे क्या बोलते हैं डील करना है पब्लिक के साथ, किस तरीके से बात करना, पोलाइट वे में बात करना। अगर वो लोग एकदम गलत तरीके से बिहेव करेगा तो तुरंत कंप्लेन हो जाएगा। तो बड़े बड़े जगह में लोगों के स्टाफ को पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। चला गया? मोटिव क्या है? बिजनेस क्यों करते हैं? एक ही मकसद है, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। प्रोफेशन में देखो, मकसद प्रोफेशन का भी पैसा ही कमाना है, प्रोफेशनल लोग भी पैसा कमाते हैं, बट बोलना सर्विस, क्या बोलना? सर्विस मोटिव है। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू रेंडर सर्विस बिसाइड्स, हाँ, इसके अलावा
इनकम कमाना, ठीक है। डॉक्टर का भी काम देखो, सबसे किताब में कुछ भी लिखा हो, रियल लाइफ कुछ और है। अगर कोई बोलेगा सीए, डॉक्टर, लॉयर, उनका मेन धर्म क्या है? सर्विस देना। ना ना, तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम खून से लथपथ भी होगे तो पहले क्या बोलेगा? फॉर्म भरिए। क्या भरिए? फॉर्म। तो पेपर में यहाँ पर बुक में कुछ और लिखा हुआ है, हकीकत कुछ और है, ठीक है। तो बोला जाता है कि उनका मेन मोटिव क्या है? सर्विस रेंडर करना बिसाइड्स अर्निंग इनकम। बट रियलिटी में तो इनकम ही अर्न करना। कोई भी डॉक्टर फ्री में तो तुम्हारा इलाज नहीं करेगा, कोई भी वकील फ्री में तुम्हारे लिए केस नहीं लड़ेगा। अच्छा, बेसिक मोटिव इंप्लॉयमेंट का क्या है? टू अर्न लाइवलीहुड, अपना जीविका अर्न करना इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। तो इसमें प्रॉफिट कमाना, इसमें सर्विस दे करके इनकम कमाना और इसमें सैलरी कमाना। एग्जाम्पल, कोई दुकान चला रहा है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, ये सब क्या है? बिजनेस है। प्रोफेशन में तो 3 ही प्रोफेशन आएंगे, कौन सा? लीगल, मेडिकल और एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ, इससे मिलता जुलता और है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और एक सुने होगे कंपनी सेक्रेटरी और एक कॉस्ट अकाउंटेंट, वो तीनों आ जाएगा, ठीक है, प्रोफेशनल में। अच्छा, जॉब के केस में जॉब कहाँ कर सकते हो? बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी में कर सकते हो, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में सरकारी नौकरी कर सकते हो। क्लियर है? लिख लोगे वो नोट में बना करके। तुमको खाली बेसिक ये याद रखना चाहिए कि किस किस पॉइंट के ऊपर हमको आंसर देना है। बोलो पहला पॉइंट, बिजनेस कब चालू होता है? चलो एक एक वर्ड बोलो, बिजनेस कब चालू होगा? इंटरप्रीनियर के डिसीजन से। जब मूड बना बिजनेस चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशन, लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा, सीओपी लेना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तुमको, तुम्हारा एग्रीमेंट बनेगा। उसके बाद वर्क क्या करोगे? बिजनेस में क्या काम करते हो? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशन में प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में जैसा जो एम्प्लॉयर बताएगा वैसा काम करते हैं। क्वालिफिकेशन कितना चाहिए बिजनेस करने के लिए? बिजनेस करने के लिए और नेता बनने के लिए और पीएम बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, है ना। प्रोफेशन में तो उसमें तो एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, सर्विस चाहिए, मतलब ट्रेनिंग वगैरह चाहिए, प्लस एग्जाम पास करके तुमको डिग्री लेना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसा वर्क है उसके हिसाब से तुम्हारा मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा जाता है, ठीक है। रिवार्ड क्या मिलेगा बिजनेस में? प्रॉफिट। प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, हालांकि डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अब तुम एक मारुति कंपनी जैसा बड़ा कंपनी खोलना चाहते हो, कार बनाने वाली कंपनी, तो करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तुम एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो 20-30 लाख रुपया लगेगा। एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हो तो 5 लाख रुपया लगेगा। जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रोफेशन के केस में इतना इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है, एक ऑफिस खोल लिए काम चालू हो गया। और एम्प्लॉयमेंट में तो तुमको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना, वो तो जहाँ नौकरी कर रहे हो उसका सारा पैसा लगेगा। रिस्क, बिजनेस में रिस्क सबसे ज़्यादा है, प्रोफेशन में कंपेरेटिवली कम है, और एम्प्लॉयमेंट में तो एकदम रिस्क ही नहीं है, क्योंकि नौकरी हो गया उसके बाद सैलरी मिलेगा। क्या तुम अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर सकते हो? इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल। बाप अपना बिजनेस किसको ट्रांसफर कर देता है? बेटे को ट्रांसफर कर देता है, या किसी को बेच भी तो सकते हैं। और बोलो, प्रोफेशन में क्या हम अपनी डिग्री किसी को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। एम्प्लॉयमेंट में क्या हम अपना जॉब किसी नहीं कर सकते? कोड ऑफ कंडक्ट मेरे ऊपर, बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन में प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल बिहेवियर तुमको शो करना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट के केस में जहां नौकरी कर रहे हो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। बिजनेस करने का मोटिव क्या है? प्रॉफिट। प्रोफेशन का हालांकि ऑन पेपर रियलिटी तो कुछ और है, बट क्या बोलोगे? सर्विस दे करके पैसा कमाना। और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी कमाना। एग्जाम्पल लिख लोगे, शॉप हो गया, फैक्ट्री हो गया। चले आगे। देखो अब टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। पहले बिजनेस के बारे में बात कर लिया, अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? तुम्हारी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है बताओ? व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ? गोल, 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 ऑब्जेक्टिव, एम एक ही चीज़ है। बताओ क्या एम है, बताओ। अब तो कॉमर्स ले लियो, क्या एम है? आगे चल के क्या करना है? सीए करना है, बिजनेस करना है, सीए करना है, बड़ा कंपनी में सीईओ बनना है, हाँ, ट्रेडर बनना है, मतलब बिजनेसमैन टाइप हो गया। सीए करना है, सीए करना है। बोलो, बोलने में क्या दिक्कत है? जल्दी बोलो। अरे जब तक बड़ा बोलोगे नहीं फिर कैसे करोगे? बोलने में मत डरो ना, बोलो। सीए, सीएस, सीए, बैंक। देखो जितने भी लोग बोले, आप तुम लोग सब क्या किए? क्वालिफिकेशन, एक डिग्री के बारे में बात की, सर सीए करना है। सीधे बोलो सर मकसद पैसा कमाना है। मेन क्या आंसर देना था? क्या करना है लाइफ में? पैसा कमाना है। सबसे बड़ा एम क्या है? ये तुम जो भी बोले, सीए क्यों बोले? बिकॉज तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे। तुम सीए इसलिए बोले बिकॉज तुम्हारे मन में क्या चाह रहा था कि सीए करेंगे तो पैसा ज़्यादा होगा, बिजनेस करेंगे तो पैसा ज़्यादा होगा। बस अल्टीमेटली तुम्हारे माइंड में बैक में क्या चल रहा था? पैसा। क्या चल रहा था? पैसा। तो मकसद क्या है जीवन में? क्या कमाना? पैसा। लेकिन बताओ क्या लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है? सिर्फ तुम बिजनेसमैन बन जाओगे या तुम सीए बन जाओगे तो लाइफ खत्म हो जाएगा? और बताओ, और लाइफ में क्या मकसद है? बताओ। ठीक है, तो पढ़ाई करके सीए बनना है, और क्या लाइफ में मकसद है? और बताओ लाइफ में क्या करना चाहते हो?
बोलो, लाइफ का तो एक पार्ट तुम बता दिए, ठीक है, पढ़ाई वाले लाइन से तुम आगे क्या करना चाहते हो, और लाइफ में क्या करना चाहते हो? हाँ, पैसा तो कमाना, वो तो उसी में आ गया। बताओ, पैसा कमाने हो गया, पैसा कमाने के अलावा लाइफ में क्या मकसद है? बोलो, पैसा कमाना के अलावा लाइफ में क्या मकसद है? जल्दी बोलो। क्या जीवन में सिर्फ पैसा 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 और कुछ नहीं है? तो पैसा तो बहुत तरीके से कमाया जा सकता है, गलत तरीके से भी कमाया जा सकता है। किडनैपिंग कर लो, है ना, ओमनी खरीद लो एगो है ना, सबसे मस्त है। किडनैपिंग का गाड़ी हिंदी मूवी में दिखाता है, वही होता है ना। बोलो, किडनैपिंग करके भी तो बिजनेस कर सकते हैं, कहीं रॉबरी कर लिए, 2 नंबर का काम करके भी तो पैसा कमा सकते हो। तो जीवन में सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं है, पैसा ज़रूरी है, बट और भी चीज़ जरूर। अच्छा इंसान बनना चाहते हो कि नहीं? बताओ, क्या तुम ऐसा होना चाहते हो कि तुम घर से निकले और लोग तुमको गाली दे? मतलब तुम्हारा सोसाइटी में इमेज एकदम घटिया हो जाए? कैसा चाहोगे कि लोग तुमसे दूर नफरत करें, लोग तुमको गलत नज़र से देखें? नहीं सर, हमें पैसा तो कमाना है, बट सोसाइटी में इमेज भी कमाना है। नेम फेम मनी बोलते थे ना, नेम फेम एंड मनी, 3 चीज़ हम लोग बचपन से सीखे, नेम फेम एंड मनी। तो फिर खाली पैसा नहीं ना बोलना है। बताओ, लाइफ में तो और भी अच्छा इंसान भी बनना है, समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? बोलो, कि खाली अपने लिए करना चाहते हो? सोसाइटी को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? नहीं। अच्छा, मान लीजिए खूब पैसा कमा लिए, तुम्हारे पर तुम करोड़पति बन जाओगे, तो क्या सोसाइटी के लिए कुछ कभी नहीं करना चाहते हो? जीवन में हल्का सा भी ऐसा कुछ नहीं कि गरीब लोगों के लिए कुछ करे, हाँ, अनाथ बच्चों के लिए कुछ करे, हाँ, कि खाली बस पैसा छापेंगे सर, किसी का मदद नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। नहीं, एकदम खुल के बोलना, इसमें ये नहीं कि अभी बोल दिए। बोलो, पैसा कमाना है, लेकिन क्या मदद करोगे कि नहीं समाज का? हाँ, अगर पैसा आएगा तो मदद करोगे कि नहीं करोगे? करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। तो ये हमारे लाइफ का क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेस में भी सेम होता है। बताओ, बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बिजनेस कर क्यों रहे? प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन सोसाइटी में रह करके तो बिजनेस कर रहे हो। तुम रिसोर्स कहाँ से यूज़ कर रहे हो? बताओ, रिसोर्स किसका यूज़ कर रहे हो? सोसाइटी का। तो तुम्हारा सोसाइटी के प्रति कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सोसाइटी में पोल्यूशन क्रिएट करे? बताओ, मान लीजिए एक जूस का दुकान है, कोई जूस बेचता है, ठीक है, तो जूस बेचता है, ऑरेंज जूस बेचता है। अब क्या करता है, सुबह से शाम तक जूस बेचता है, और जो भी गंदा होता है वहीं पर फेंक करके चल जाता है। बताओ, पोल्यूशन क्रिएट करना मकसद है क्या? नहीं, तुम तो गलत बात है। फिर वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, जो सिविलियंस लोग हैं, वो क्या करेंगे? बंद करवा देंगे तुम्हारा दुकान कि भैया तुम जूस बेच के पैसा कमा रहे हो, लेकिन गंदगी तो नहीं ना फैलाओगे जी, पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं करोगे। अच्छा, क्या तुम जूस में पानी मिला के बेच दोगे क्या? हाँ, मिलावट करना चालू कर दोगे? पैसा कमाने का चक्कर में मिलावट करना चालू कर दोगे? ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर दोगे? नहीं ना। तो खाली बिजनेसमैन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ने वाले कि बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव को बोलेंगे क्या? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ये पैसे से रिलेटेड है। सबसे पहले तो पैसा ही आएगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सा? पैसे से रिलेटेड है। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, ये किससे रिलेटेड होगा? सोसाइटी को तुम क्या बेनिफिट दे रहे हो। मान लीजिए अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके सोसाइटी में देना है, मिलावट नहीं करना है, अनाप शनाप रेट चार्ज नहीं करना है, मतलब आलतू फालतू, मतलब जो प्रोडक्ट के हिसाब से रेट चार्ज करना है, ये भी नहीं कि खूब ज़्यादा रेट चार्ज करना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना है, एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करना है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, सोसाइटी में जॉब्स क्रिएट करना है, ये सब अच्छा अच्छा काम करना है। तो ये क्या हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, तीसरा चीज़ क्या है सर? 2 तो सीखिएगा, एक तो समाज के लिए करना है और एक तो प्रॉफिट कमाना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तीसरा ऑब्जेक्टिव ये कि देखो, तुम्हारा बिजनेस जो है उसका सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तुम्हारा जो एम्प्लॉय है वो मेहनत करेगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। बताओ, बिजनेस तुम अकेले तो नहीं ना मेहनत कर रहे हो, बिजनेस के अंदर में एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं बनता है कि अपने एम्प्लॉय को अच्छा सैलरी दो? वो जो मेहनत कर रहे हैं उनके बदले उसको अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, उनका जॉब परमानेंट होना चाहिए, उनको इनसिक्योरिटी नहीं रहना चाहिए कि तुम कभी भी उसको नौकरी से निकाल दोगे। उनके ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ के बारे में सोचना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, उनको भी एक अच्छा रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, उनको भी कंपनी के अंदर में डिसीजन लेने में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करवाना। तो एम्प्लॉय के लिए भी तो सोचना है, अपने लिए भी सोचना है, समाज के लिए भी सोचना है, और एम्प्लॉय के लिए भी सोचना है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया इंडिविजुअल, और इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बोलो 3 ऑब्जेक्टिव। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर में 3 चीज आता है, एक प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइवल एंड तीसरा ग्रोथ। 3 चीज़ें, एक तो प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइवल और तीसरा ग्रोथ। सबसे पहला मकसद है प्रॉफिट कमाना। देखो, अगर तुम प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो बिजनेस में टिक भी नहीं पाओगे। तो पहला मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। दूसरा
बिजनेस में सर्वाइव करना भी जरूरी है। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट किए हो तो तुम क्या चाहोगे कि एक महीने में तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाए? नहीं, तुम अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए हो तो क्या चाहोगे कि बिजनेस मेरा लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, तो सर्वाइव भी करना जरूरी है। अच्छा, सर्वाइव कैसे करोगे? इतना रेवेन्यू आए कि मेरा खर्चा निकल जाए। अगर मेरा महीने का खर्चा 2 लाख रुपया फिक्स है तो कम से कम इतना तो माल बेच करके पैसा आ ही जाना चाहिए कि मेरा कम से कम कितना रुपया निकल जाए? 2 लाख रुपया। अगर 2 लाख भी नहीं तुम कमा पाओगे तो खर्चा भी नहीं निकलेगा, तो सर्वाइव कर पाओगे क्या? नहीं। तो सर्वाइव करने के लिए कम से कम इतना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा कि मेरा खर्चा निकल जाए। तो सर्वाइव करना भी जरूरी है। और तीसरा, आगे चल करके क्या करना होगा? ग्रो भी तो करना है। कोई भी बिजनेसमैन एक जगह टिकना नहीं चाहता है। तो मान लीजिए एक ब्रांच खोले, ठीक है, एक ब्रांच अच्छा चल गया तो बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि चलो अब हम एक ब्रांच और ओपन कर लिया, हम एक प्रोडक्ट लॉन्च किए, चल गया, तो हम क्या चाहेंगे? और प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिए। तो हर बिजनेसमैन लाइफ में क्या चाहेगा? अपना तरक्की करना चाहेगा। तो बोलो 3 मेन पैसे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो प्रॉफिट कमाना है, दूसरा बिजनेस में लंबे समय तक सर्वाइव भी करना है, और आगे चल करके बिजनेस को और ग्रो करना है, और नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाना है, सेल्स को इंक्रीज करना है, नए नए प्रोडक्ट्स को और लेकर के मार्केट में आना है। ये थोड़ी कि एक जगह तुम टिक गए, हमेशा आगे बिजनेस में बढ़ने का सोचना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब सपोज करो हम पहले अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, अब हम एक सब्जेक्ट और लेकर के आए ना, क्या BST, तो ये मेरा ग्रोथ हुआ, एक सब्जेक्ट हम और एड ऑन कर दिए। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव तो ईजी है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है सोसाइटी को। दूसरा, मिलावट नहीं करना है, मतलब प्रोडक्ट में मतलब फ्रेश देना है। मान लीजिए तुम बर्गर बना करके बेच रहे हो, उसमें घटिया क्वालिटी का यूज़ करोगे मटेरियल तो दिक्कत हो जाए। जैसे कभी कभी सुनते हैं ना, न्यूज़ चैनल में आता है पनीर नकली है, मिलावट वाला है, तो ये तो गलत बात हो गया ना। तो मिलावट नहीं करना है, प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करना है। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। हो गया, अब पढ़ाते हैं। चलो, यही जो है जितना बोले वही लिखा हुआ है, पढ़ो। ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑन सर्टेन ऑब्जेक्टिव, मतलब हर बिजनेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू एंड पॉइंट्स टुवार्ड्स विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड, मतलब जो भी तुम बिजनेस में काम कर रहे हो उसका अल्टीमेटली एंड मकसद क्या है? कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सके। ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जिसको अचीव किया जा सके, फिजिबल। अब जैसे कोई बोल देगा, कोई वादा कर देता है ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या ला दूंगा, चांद तारे तोड़ करके ला दूंगा, क्या पॉसिबल है? वो काम जो पॉसिबल ही नहीं है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ जो अचीव किया जा सके। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी फिजिबल एंड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स विद अ टाइम लिमिट। जैसे तुम अपना एक टाइम लिमिट सेट कर दिए, कितने समय में हम ये चीज़ को अचीव करेंगे, वो होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल कंपनी है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, कैन बी टू इंक्रीज द मोबाइल यूजर्स बाय 10% इन 2 ईयर। मतलब कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो मोबाइल फ़ोन बेचती है, तो क्या टारगेट रखी है अपना कि 2 साल में हम अपना कितना कस्टमर बढ़ाएंगे? 10% कस्टमर बढ़ाएंगे। तो ये इसका टारगेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। हालांकि एग्जाम में तुमको ये कोई पहला पैराग्राफ नहीं लिखना है, तुमको काम का बात लिखना है। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। बताओ, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा ह्यूमन, पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसमें हम किसका बात करेंगे? किसका बात करेंगे? एम्प्लॉयज। इसमें किसका बात करेंगे? अपना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? प्रॉफिट, सर्वाइव एंड ग्रो। प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रो। फिर एम्प्लॉय के बारे में भी सोचेंगे और समाज के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, चलो पहला अपने बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड इट्स ऑब्जेक्टिव आर मेनली इकोनॉमिक इन नेचर। हाँ देखो, बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, तो इसका मेन मकसद भी किस नेचर का होगा? इकोनॉमिक नेचर का ही होगा, मनी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्या क्या है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? तुमको एग्जाम में पूछेगा 3 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव? तो सीधे आंसर स्टार्ट करना। पहला ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइव एंड तीसरा ग्रो। प्रॉफिट, सर्वाइव एंड ग्रो। प्रॉफिट, एवरी एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स बिजनेस एक्टिविटी प्राइमरली टू अर्न प्रॉफिट, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो पैसा ही कमाना है, प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। अब बताओ, तुम बिजनेस कर रहे हो और प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कितना दिन बिजनेस कर लोगे? बताओ, बिजनेस कितना दिन चला लोगे? बिना प्रॉफिट के ज़्यादा दिन बिजनेस चला पाओगे क्या? नहीं, बंद कर दोगे। ठीक है, तो बिजनेस में सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए। जैसे हम लोग को अगर बिना ऑक्सीजन के कितना देर रह लेंगे, कितना देर जिंदा रह लोगे? बिना पानी के, बिना फूड के कितना दिन सर्वाइव कर लोगे? नहीं टिक पाओगे। ठीक है, वही बात है, नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। A business needs profit not for its existence but also for expansion and डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉफिट तो जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, आगे चल करके बिजनेस को हमको और एक्सपेंड करना है, और ब्रांचेस ओपन करना है, और प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर के आना है, और बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। तो हर चीज़ के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए ना, प्रॉफिट। अगर मान लीजिए प्रॉफिट कमाएंगे तो हम एक और ब्रांच खोल सकते हैं, पैसा कमाएंगे तभी हम एक और ब्रांच भी खोल सकते हैं, और प्रोडक्ट्स वगैरह मार्केट में लेकर के आ सकते हैं, अपना और एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट जरूरी है अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी और आगे बिजनेस को
एक्सपेंड करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए मैं अकाउंट्स पढ़ा रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, एक और सब्जेक्ट लिया है क्या, बिजनेस स्टडीज, ये क्या हो गया? डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपेंशन क्या हो गया? एक ब्रांच यहाँ पर है, एक ब्रांच मेरा सेक्टर 4 में है, एक ब्रांच मान लीजिए हम बारी कोऑपरेटिव में खोल लिए, एक ब्रांच हम सेक्टर 9 में और खोल लिए, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंशन। ठीक है, तो हर बिजनेसमैन बिजनेस में प्रॉफिट कमाना चाहता था ताकि आगे चल करके वो एक्सपेंड कर सके। दूसरा, बिजनेस में क्या करना है? सर्वाइव करना है। एवरी बिजनेस एम्स टू इंश्योर दैट इट कंटिन्यूज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। कोई भी थोड़े चाहेगा कि बिजनेस बंद हो जाए, बिजनेस में टिके रहना है। सर्वाइवल तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। मतलब इतना रेवेन्यू तो कमाए। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? माल बेच करके जो पैसा आता है, तो इतना तो पैसा कम से कम चाहिए ताकि हम अपना क्या निकाल सके? कॉस्ट निकाल सके। अब जैसे सपोज करो हम ट्यूशन चलाते हैं, मेरा ट्यूशन का सपोज करो 3 लाख रुपया साल का खर्चा है, ट्यूशन का 3 लाख साल का खर्चा है, 2.5 लाख रुपया रेंट हो गया, 50,000 रुपया इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। तो बताओ हम कुछ करें चाहे नहीं करें, 3.5 लाख रुपया तो हमको निकालना ही होगा। तो बताओ हम इतने स्टूडेंट्स तो कम से कम पढ़ाए कि मेरा रेवेन्यू कितना हो? 3 लाख तो मिनिमम चाहिए ना। 3 लाख चाहिए तब हम अपना रेंट और बिजली बिल भर पाएंगे। अगर 3 लाख भी बताओ नहीं कमा पाएंगे तो हम तो लॉस में चल जाएंगे। तो कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे? घर से पैसा टूटेगा तो कितने दिन तक लगा पाओगे? एक ना एक दिन बिजनेस को क्या करोगे? बंद करना पड़ेगा। अब कोविड के समय में बहुत सारे बिजनेस बोलो क्यों बंद हुए, क्यों सर्वाइव नहीं कर पाए? बताओ कोविड के समय में सर्वाइवल क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि दुकान का खर्चा फिक्स है। अब लैंडलॉर्ड तो मानेगा नहीं, वो भी क्या करेगा? ठीक है थोड़ा बहुत अगर डिस्काउंट दिया होगा तो दिया होगा, बट फिर भी रेंट तो देना ही पड़ेगा, रेंट देना ही है, बिजली बिल देना ही है। जो स्टाफ काम कर रहे हो, परमानेंट स्टाफ, चलो टेम्परेरी वाले को तो हटा दिया गया था, परमानेंट स्टाफ को तो निकाल भी नहीं सक रहे थे, तो उनको तो सैलरी देना है। तो बताओ एक ऑर्गेनाइजेशन का 3 लाख 4 लाख रुपये का अगर खर्चा है साल का, और कोविड के समय में दुकान चल नहीं रहा है, दुकान बंद हो गया, तो कहाँ से खर्चा निकालोगे? तो सर्वाइवल के लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना तो पैसा चाहिए कि हम अपना खर्चा निकाल सके, तभी तो टिक पाएंगे। तो कोविड के समय में ना हम प्रॉफिट कमाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, बस ये चाह रहे थे कि कम से कम बिजनेस मेरा बंद नहीं हो, इतना पैसा आ जाए कि हम अपना रेंट वगैरह दे सके, ताकि बिजनेस में हम टिके रहे। तो बिजनेस में टिके रहना भी है, प्रॉफिट तो कमाना ही है, टिके हुए भी रहना है। और तीसरा मकसद क्या है? ग्रोथ। हमेशा ऐसा नहीं है कि जितना बिजनेस चल रहा है उतना ही चलेगा, हम हमेशा क्या चाहेंगे? बिजनेस को ग्रो करना चाहेंगे। अब बताओ बिजनेस अब चालू किए थे तो क्या जरूरी है कि इतने सारे स्टूडेंट जो आज हम पढ़ा रहे इतना पढ़ा रहे होंगे? नहीं। जब हम बिजनेस चालू किए थे एक बच्चे से चालू किए। हर टीचर का कहानी सेम है। जब भी कोई भी टीचर आया होगा सबसे पहले होम ट्यूशन जरूर पढ़ाया होगा, 1-2 साल तक वो होम ट्यूशन पढ़ाया होगा, फिर अपने घर में मान लीजिए 10-15 बच्चे को बुला करके पढ़ाया होगा। धीरे धीरे जब उसका मार्केट में नाम बन गया होगा तो वो भी अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेगा, फिर कहीं पर वो सेंटर लेगा, फिर वहाँ पर एडवर्टीजमेंट करेगा, फिर बच्चे आएंगे, धीरे धीरे नाम ना फैलेगा। कोई भी टीचर एक दिन में तो चमक नहीं जाता है। तो हम लोग भी बिजनेस चालू किए तो धीरे धीरे स्टार्ट किए, 2 बच्चे 4 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे से पढ़ाए, आज 200 बच्चे पढ़ा देते हैं हम साल भर में। तो ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे एक ब्रांच है, अब कितना ब्रांच हो गया? 2 ब्रांच हो गया। अब हम लोग ऑनलाइन में भी है, ऑनलाइन भी कोर्सेज वगैरह बेचते, तो ये क्या शो कर रहा है? ग्रोथ। ये क्या है? ग्रोथ। हो जाएगा। बोलो बिजनेस का 3 पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट कमाना है, बिकॉज बिना प्रॉफिट के तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा, टिके हुए भी रहना है, तो टिके हुए रहने के लिए इतना तो रेवेन्यू आना चाहिए कि क्या निकल जाए? खर्चा निकल जाए। थर्ड, ग्रोथ भी जरूरी है। तो बताओ अ बिजनेस नीड्स टू ऐड to its prospect in the long run. For this, the business must grow and expand to survive in the long run. Growth of a business indicates how well it is able to exploit its potential opportunity. देखो ग्रोथ साफ साफ क्या बताता है? तुम्हारे पास बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी तुम उसको कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो। ग्रोथ इज मेजर्ड, कैसे पता चलता है? इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। अगर मेरा सेल बढ़ रहा है, दुकान का सेल बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरा ग्रोथ हुआ है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, पहले 2 स्टाफ काम कर रहे थे दुकान में, अब 5 स्टाफ काम कर रहे हैं, इसका मतलब काम बढ़ा है, तभी तो तुमको स्टाफ का जरूरत पड़ा है। तो कस्टमर बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहा है, एम्प्लॉइज ज़्यादा हो रहे हैं, मार्केट में शेयर बढ़ रहा है तुम्हारा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तुम ज़्यादा बेच रहे हो, तो ये सब क्या शो कर रहा है? ग्रोथ। ठीक है, लिख लोगे ना? आगे चले। अब ईजी है, सोशल ऑब्जेक्टिव काफ़ी ईजी है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी से रिसोर्सेज ले करके तुम बिजनेस कर रहे हो, तो कम से कम सोसाइटी को कुछ तो लौटाना पड़ेगा ना। बोलो सोशल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिजायर्ड टू बी अचीव्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। देखो जो बहुत काम का बात है उसको हम अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या? सोसाइटी के बेनिफिट के लिए तुम क्या कर रहे हो? बिजनेस मेक्स यूज ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। तुम रिसोर्स किसका यूज करते हो? सोसाइटी का। एक बिजनेस एग्जिस्ट ही कहाँ करता है? सोसाइटी में। तो सब कुछ तुमको मिल कहाँ से रहा है? सोसाइटी से ही तो मिल रहा है। तो सोसाइटी एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न फॉर इट्स वेलफेयर। सोशल ऑब्जेक्टिव डील विथ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तुमको ऊपर वाला पैराग्राफ रट के कहीं नहीं लिखना होता, तुमको काम का बात सीधे बोलो। अगर एग्जाम में सोशल ऑब्जेक्टिव लिखने आएगा तो सीधे बोलना क्या क्या सोशल ऑब्जेक्टिव से। बोलो घटिया क्वालिटी का माल बेचना क्या? अच्छा उसमें कोई मिलावट नहीं करना है, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ बिजनेसमैन टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉपर क्वालिटी, वो भी कैसे? प्राइस पर।
रीजनेबल प्राइस पर। अब ये भी नहीं कि तुम अनाप शनाप प्राइस ले लो कि कस्टमर का जाने निकल जाए, वैसा नहीं, अच्छा क्वालिटी देना है और प्राइस भी क्या होना चाहिए, रीजनेबल। बोलो अच्छा क्वालिटी होना चाहिए और प्राइस भी रीजनेबल होना चाहिए, टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। लिख लोगे सप्लाई गुड क्वालिटी, तुम कर कितना नहीं लिखना तो ऐसे बोलो सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, एक ही लाइन में काम हो जाएगा, सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। बोलो सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। तो बताओ अगर तुम बर्गर बना करके बेच रहे हो, एक बर्गर का दुकान खोले हो, तो बर्गर अच्छा क्वालिटी का दोगे, उसमें रॉ मटेरियल्स जो यूज़ करोगे सारा कैसा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, कोई भी उसमें बासी नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रेश माल होना चाहिए। दूसरा, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देखो नहीं करोगे, ये गलत बात है। मिलावट, जैसे दूध वाला पानी में मिला देना, दूध वाला क्या करता है, दूध में क्या मिलाता है, पानी मिला करके लाता है, ये तो गलत बात है, ठीक है। आप कोई पनीर बेच रहा है, नकली पनीर बेचने लग जाएगा तो मिलावट करना क्या है, गलत है, ठीक है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना, कोई भी गलत काम नहीं करना। बिजनेस इंटरप्राइज शुड नॉट इंडल्ज इन एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे एग्जाम्पल, कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब, जैसे कभी तुम देखना, अब तो क्या है ना, मॉल वगैरह आ गया तो अब तो नहीं होता, पहले जो लोकल सिनेमा हॉल होता था ना, सिनेमा हॉल, अब सिनेमा हॉल में क्या होता था, मान लीजिए अब कोई जैसे सलमान खान का मूवी निकला, ठीक है, तो उस समय पूरा क्रेज रहता था, सलमान खान का मूवी निकला है, ईद में जाना है देखने के लिए, तो पूरा हिट रहता था। तो अब मान लीजिए टिकट है वहाँ पर कितना टोटल 100, तब वहाँ पर तो भीड़ पूरा ज़्यादा होता था, तो कुछ लोग साइड में क्या करते थे, ब्लैक करना चालू कर देते थे। अब टिकट का दाम मान लीजिए कितना रुपया है, 150, वो तुमसे कितना मांगेंगे, 200 रुपया। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना, ठीक है। जानबूझ करके क्या करेंगे, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट कर देंगे प्रोडक्ट का, और फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट को महंगे दाम पर बेचेंगे, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बताओ कोविड के समय में ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, ब्लैक मार्केटिंग पूरा भयानक हुआ है, ऑक्सीजन का हो गया, या जो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है, मास्क है, या जो भी जो मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता था, सबका क्या हुआ है, पूरा ब्लैक मार्केटिंग हुआ है। जो सामान 100 रुपये का है वो हज़ार रुपये में बिका, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना, ठीक है। तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना, ये तो गलत बात हो गया, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना। दूसरा, होर्डिंग क्या होता है, जमाखोरी, मतलब क्या होता है ना, जैसे माल को तुम क्या करें, जमा कर करके रख लिए, ठीक है। अब कस्टमर तुम्हारे दुकान में माल लेने के लिए आ रहा है, तुम बोल रहे माल नहीं है, माल नहीं है, इससे क्या होगा, मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, मार्केट में माल मिलेगा नहीं, सब लोग होर्डिंग क्रिएट करके रख दिए, फिर जब बाद में जब सीजन आएगा तब उसी को क्या करेंगे, महंगे में बेचेंगे। और क्या है, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करना, दूध में क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, इसको मिलावट करना बोलते हैं। तो मतलब किसी भी तरीके का बोलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो करना है, कोई ब्लैक मार्केटिंग या एडल्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। बोलो पहला क्या था ऑब्जेक्टिव, सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। सेकंड, अवॉइड क्या, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक, एक ही लाइन में कंप्लीट कर दो ना, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन एटसेट्रा। थर्ड, क्या जनरेट करना, नौकरी भी देना, है ना। जैसे कहीं पर फैक्ट्री लगता है तो जहाँ पर फैक्ट्री लगता है वहाँ पर लोकल एरिया में जो वर्कर्स लोग हैं उनको क्या दो, एम्प्लॉयमेंट दो, है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एवरी बिजनेस इंटरप्राइज शुड क्रिएट सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, एज टू कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, सेक्स को लेकर के एटसेट्रा, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम इस जाति का है, तुम छोटे जाति का है तो तुमको हम जॉब नहीं देंगे, ये सब नहीं, मतलब ये सब गलत बात है। तो सबको जॉब मिलना चाहिए, मतलब कोई भेदभाव कास्ट वाला सिस्टम फॉलो नहीं होना चाहिए। तो तीसरा, सफिशिएंट जॉब अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में क्रिएट करना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम, ऐसा नहीं। फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये नहीं कि तुम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। अब जो फैक्ट्रीज है उससे जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो वेस्ट जनरेट करती है उसको अगर पानी में डंप करेगी तो वाटर पोल्यूशन वगैरह भी होगा। तो ये सब काम नहीं करना है, तुमको प्रॉपर अपने वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स है तो उस हॉस्पिटल का जो भी वेस्ट जनरेट होता होगा सोचो कितना खतरनाक है, सब तो केमिकल है, मेडिसिन ही है, तो उसको अगर हम सोसाइटी में ऐसे डंप कर दे तो जानवर लोग हैं वो चलते चलते मुंह मारेगा, कितना नुकसान होगा लोगों को। तो ये सब काम नहीं करना है। अगर तुम वेस्ट जनरेट कर रहे हो किसी भी तरीके का तो उसको प्रॉपर डिस्पोज करने का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा ये है। बिजनेस एंटरप्राइज टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू चेक एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इसलिए देखते हो ना बहुत सारी फैक्ट्रीज में जिसमें धुआं ज़्यादा निकलता है उसमें चिमनी लगवाना पड़ता है, ठीक है। सो इट मस्ट टेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स, स्मोक, वेस्ट एटसेट्रा इन ऑर्डर टू अवॉइड वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, हर तरह की पॉल्यूशन को तुमको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट करके चलना है कि जो भी कूड़ा कचरा जो भी है उसको तुम सोसाइटी में डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट तुम्हारा ये भी देखो, ऐसे तो ये वेलफेयर ऑब्जेक्टिव इंप्लॉय वाला तो नीचे में कवर होने वाला है इंप्लॉय में, बट ऊपर भी लिख सकते हो कि इंप्लॉय के बारे में भी थोड़ा सा तुमको सोच करके चलना है। नो बिजनेस कैन सक्सीड विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। बिना एम्प्लॉय के कैसे तुम आगे बढ़ जाओगे, एम्प्लॉय जरूरी है। दस बिजनेस शुड एम टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस
फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट एंड इंप्रेसिव वेज टू देयर एम्प्लॉय। खैर ये जो भी बात लिखा हुआ ना नीचे पूरा लिखा हुआ है, अपने एम्प्लॉय को कैसा देना, अच्छा वर्किंग कंडीशन देना। जैसे कोई फैक्ट्रीज के अंदर में ना बहुत डेंजरस काम भी होता है, हजार्डस काम होता है, तो वहाँ प्रॉपर हेलमेट या जो भी सूट वगैरह होता है वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेकर के उनसे काम करवाना। कोई डेंजरस एक्टिविटी करवा रहे हो, कोई हादसा हो गया तो बेचारा वर्कर का क्या चल जाएगा, जान चल जाएगा। तो हमको उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना है, फेयर वेजेस देना है, ठीक है, फेयर वेजेस देना, अच्छा वेजेस देना है, फेयर एंड जस्ट उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करना है, बर्ताव अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि वो तुम्हारा वर्कर है तो तुम उसके साथ किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हो। तो खैर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज वाला पॉइंट नीचे में पूरा कवर हो जाएगा। तो बताओ मेन ऊपर का 4 पॉइंट, एम्प्लॉय को छोड़ करके बाकी 4 पॉइंट बोलो क्या क्या है। सोसाइटी को अच्छा माल देना, मिलावट नहीं करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये 4 पॉइंट कम से कम, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें किसका बात करेंगे, इंप्लॉयज का, ठीक है। तुम्हारा सक्सेस किस पर डिपेंड करता है, इंप्लॉय। अगर इंप्लॉय मेहनत करेंगे तो ही दुकान चलेगा। ह्यूमन पर्सनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द इंडिविजुअल नीड ऑफ द इंप्लॉयज। यहाँ पर इंप्लॉय के नीड के बारे में बात करेंगे। तो बताओ उनको कैसा वर्किंग कंडीशन देना, एकदम खतरनाक कि जहाँ उसका जान चला जाए, नहीं, कैसा, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन, ठीक है। सेकंड, उनको जो सैलरीज देना है वो कैसा होना चाहिए, फेयर एंड कंपिटिटिव। ये नहीं कि खटा रहे हो उसको पूरा और सैलरी बेचारे को इतना कम दे रहे हो कि घर भी नहीं चल पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जितना बेचारा मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसको क्या मिलना चाहिए, सैलरीज मिलना चाहिए, बाकी पर्क्स मतलब और एक्स्ट्रा बेनिफिट वगैरह मिलना चाहिए। जैसे तुम कभी कंपनी वगैरह में जॉब करोगे ना तो तुमको कुछ और अलावेंसेज वगैरह भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलावेंसेज हो गया, बहुत सारा अलावेंसेज मिलता है। तो तुम काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुमको फेयर वेजेस मिलना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वगैरह मिलना चाहिए। थर्ड, तुम्हारा फ्यूचर में लाइफ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि तुम अगर 10,000 रुपये का नौकरी कर रहे हो तो जिंदगी भर अब 10,000 रुपये का काम करोगे। तुम्हारे बारे में भी तो कंपनी को सोचना पड़ेगा, तुम्हारे लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह, सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि तुम्हारे क्वालिटी को और इन्हेंस किया जा सके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। पहला, उनको वर्किंग कंडीशन कैसा मिलना चाहिए, हेल्दी एंड सेफ। सैलरीज कैसा मिलना चाहिए, फेयर एंड कम्पिटिटिव। और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी उन्हें मौका मिलना चाहिए। रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, आप कोई तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा है, अब उनको मन में हमेशा डर रहेगा कि यार कहीं हमको नौकरी से नहीं निकाल दिया गया, तो क्या वो काम कर पाएगा। अगर इंप्लॉय के मन में हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगा कि मेरा जॉब फिक्स नहीं है, जॉब परमानेंट नहीं है, तो उतना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो वर्कर अगर काम कर रहा है, इंप्लॉय काम कर रहा है, तो उसको एक जॉब सिक्योरिटी भी तो देना है कि हाँ काम करो मन लगा करके, तुमको निकालेंगे नहीं, ठीक है। टू प्रोवाइड वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर। बीच बीच में वर्कर्स लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल मतलब पैसा, नॉन फाइनेंशियल मतलब अदर देन मनी, कुछ इंसेंटिव देना चाहिए। जैसे बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द मंथ, जो भी इस महीने का होता है ना, इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, बेस्ट इंप्लॉय ऑफ द मंथ का किसी को अवार्ड दे दिए, अवार्ड में कुछ गिफ्ट हैम्पर वगैरह दे दिए, या कुछ मनी ही दे दिए, या पूरे साल भर में जो अच्छा परफॉर्म किया उसको क्या दिए, बोनस दिए, बोनस देता है कंपनी वगैरह। तो कुछ फाइनेंशियल या कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टाइम टू टाइम मिलते रहेगा तो वर्कर और क्या होते रहेगा, मोटिवेट होते रहेगा, ठीक है। अब जैसे बच्चों लोगों को मोटिवेट करने के लिए टीचर क्या करता है, एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, टेस्ट में जो बच्चा मान लीजिए फर्स्ट आएगा उसको कुछ कैश प्राइज दे दिया या कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिया, तो इससे बच्चा भी क्या होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है। और बोलो, पीयर रिकॉग्निशन एंड इंकरेजिंग एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब बताओ कंपनी के अंदर में क्या सारा फैसला तुम खुद ही लेकर के डायरेक्टली एम्प्लॉयज के ऊपर थोप दोगे, नहीं। थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तुम नया चीज़ बिजनेस में लेकर के आ रहे हो या कुछ नया डिसीजन ले रहे हो, कुछ पॉलिसी बना रहे हो, तो एम्प्लॉय से भी डिस्कस करो, क्योंकि देखो काम किसको करना है, एम्प्लॉय को ही करना है काम। तो अगर एम्प्लॉय को ही करना है तो अगर एम्प्लॉय से भी पार्टिसिपेट करवाया जाएगा कि बताइए आपका क्या राय है, आप बताइए और अच्छा सजेशन दीजिए, आपसे भी सजेशन लिया जा रहा है, तो एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि यार हाँ मेरा भी कंपनी में क्या है, इज्जत है, मतलब मेरे को भी सुना जाता है। तो एम्प्लॉयज़ से भी क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, ठीक है। बोलो फटाफट से, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करोगे, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करोगे। दूसरा, सैलरी भी सही देना है, बीच बीच में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी देना ताकि वो मोटिवेटेड रहे, और जॉब सिक्योरिटी देना है, यानी कि कभी भी निकाल देंगे। एंड फिफ्थ एक छूट गया ना, बीच में छूट गया क्या था, वर्किंग कंडीशन अच्छा होना चाहिए, सैलरी मिलना चाहिए, हाँ उसके पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज उनको होना चाहिए, और सिक्योरिटी होना चाहिए उसके सर्विस का, कुछ कुछ बीच में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलते रहे ताकि वो वर्कर्स और मोटिवेटेड रहे, और उनसे भी डिसीजन मेकिंग में क्या करवाना चाहिए, पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, उनसे भी इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि देखो कोई वर्कर है वो है तो बहुत तेज बेचारा, अब मजबूरी है कि वो तुम्हारे अंदर नौकरी करा, लेकिन दिमाग का बहुत तेज है, तो तुम अगर उसको भी मौका दोगे सजेशन देने का तो हो सकता है वो तुमको ज़्यादा बढ़िया क्या दे सके, एडवाइस दे सके, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिकॉज एक्चुअली देखो मालिक तो सिर्फ मालिक ही है,
प्रैक्टिकली काम कौन कर रहा है? वर्कर्स। तो वर्कर्स ज़्यादा अच्छे से समझ रहा होगा चीज़ों को और प्रॉब्लम को। तो वर्कर को तुम अगर दोगे सजेशन देने के लिए ना, तो वो ज़्यादा क्या रहेगा, अच्छा, भले हालांकि आखिरी फैसला तो मालिक ही लेगा, लेकिन वर्कर्स लोग ज़्यादा प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करेंगे। बताओ स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो ज़्यादा बच्चे से कनेक्टेड होगा या टीचर होगा? तो बताओ अगर प्रिंसिपल सर कोई रूल्स लेकर के आना चाहते हैं तो उनको सारे टीचर से पहले क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज टीचर्स जो है वो बच्चे के लेवल पर समझ पा रहे कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर हो रहा है। तो टीचर्स क्या करेंगे, सही सजेशन देंगे प्रिंसिपल सर को कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोलो 3 सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस का? 3 कैटेगरी में बटेगा। पहला बोलो, उनको रिपीट करवाएंगे तब याद ही हो। बोलो, पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें 3 आता है, प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अच्छा, इसको एक्चुअली बोला जाए तो पहले सर्वाइवल बोलना चाहिए। पहले देखो तुम टिको तो सही बिजनेस में। जैसे जो कोई क्रिकेटर बैटिंग करने के लिए आता है तो पहले बॉल पे चौका छक्का नहीं मारता है, क्या करता है, पहले टिकने का कोशिश करता है, पहले सिंगल लेने का कोशिश करता है। जब 1-2 ओवर वो टिक जाता है, सर्वाइव कर जाता है, फिर क्या करता है, चौका छक्का मारता है। लेकिन क्या चौका छक्का मार करके क्या 2-3 बॉल में आउट हो जाना है? नहीं, टिकना भी है और चौका छक्का भी मारना है और रन भी ज़्यादा स्कोर करना है, ग्रोथ भी तो मेरे को देखना है। तो बिजनेस में टिकना भी है। फिर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या पहला दिन से प्रॉफिट कमा लेगा क्या? नहीं, पहले क्या सोचता होगा, खर्चा निकल जाए। क्या सोचेगा, खर्चा निकल जाए। जब खर्चा निकलने लगेगा तो फिर अब धीरे धीरे क्या सोचेगा, थोड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए। और जब प्रॉफिट भी कमाने लगेगा तब क्या सोचेगा, तरक्की भी करना चाहिए। इंसान लालची होता है बचपन में हम लोग को पहले साइकिल मिला, फिर साइकिल के बाद बाइक, फिर बाइक के बाद कार, फिर कार के बाद लग्जरी कार। तो इंसान भी वैसा ही है, वो बिजनेस में तरक्की चाहेगा ही चाहेगा। पहले सर्वाइव कर लो, फिर प्रॉफिट भी देख लो, और फिर ग्रोथ भी कर लो। बताओ सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के लिए क्या करोगे? बढ़िया क्वालिटी का माल देंगे सर, दूसरा रेट भी ठीक ठीक रखेंगे, और जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे बिना भेदभाव किए कि तुम हिंदू है, तुम मुस्लिम है, या कोई कास्ट, ऐसा नहीं करेंगे। और बताओ, हाँ, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे, डस्ट जो वेस्ट जनरेट करेंगे उसको प्रॉपर डिस्पोज करने का अरेंजमेंट होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे तो बोली दिए एम्प्लॉयमेंट होगा। मिलावट नहीं करना है, एडल्ट्रेशन है ना, अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, फूड एडल्ट्रेशन एटसेट्रा, ये सब हम लोग को अवॉइड करना है।